नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि आर्थिक विकास करने के लिए सभी लोग मानते हैं कि तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए, और उसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। ये इसने रिप्लेस किया था जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ गैट को। इसने रिप्लेस किया, और जिससे कि तेज़ी से ग्लोबल ट्रेड बढ़े और रिडक्शन ऑफ टैरिफों तक में कमी लाई जा सके। तो ग्लोबल रूल्स को बनाने, ट्रेड के संदर्भ में ग्लोबल रूल्स को बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई। जब बिफोर हम लोग बात करें WTO और गैट के बीच में, हम लोग अंतर कुछ भी समझ लेना चाहिए। गैट जो थी वो एक एडहॉक संस्था थी, जिसके कि निर्णय बाध्यकारी नहीं थे, लेकिन WTO के जो निर्णय हैं वो बाध्यकारी हैं। साथ ही साथ गैट के संदर्भ में देखेंगे तो वहाँ पर समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होनी चाहिए, उनके बीच में कोई निर्णय होता था, लेकिन WTO के बीच में के अंतर्गत उसके मेंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई समझौता होता है। इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि जो गैट के एग्रीमेंट थे वो लागू होने पर किसी तरह की बाइंडिंग नहीं थी, जैसा अभी हमने कहा। लेकिन और अब डोमेस्टिक जो लेजिस्लेशन थे वो भी चलते रहते थे, लेकिन WTO में ऐसा नहीं है। WTO में एक बार जो निर्णय हुआ उसको सभी देशों को मानना पड़ेगा। साथ ही साथ जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम था गैट में, वो बहुत स्लो था और लेस इफिशिएंट माना जाता है, लेकिन डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम मैकेनिज्म जो है वो WTO के अंतर्गत बहुत ही फास्ट है और इफिशिएंट है। इस तरह से हम देखते हैं कि गैट और WTO में खासा अंतर है, और WTO एक तरह से बाध्यकारी संस्था है, जिसके की नियमावली सभी देशों पर मान्य होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ WTO क्या रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स की जब बात करते हैं तो पहला है कि टू हेल्प ट्रेड फ्लो एज फ्रीली एज पॉसिबल, जितना ही तेज़ी से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए को तेज़ी से बढ़ाया जाए और वो सुविधाजनक बनाया जाए, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण इसका ऑब्जेक्टिव है। और दूसरी बात है कि टू अचीव फर्दर लिबरलाइजेशन ग्रेजुअली थ्रू निगोशिएशन, लोग देशों के बीच में बात करके, समझौता करके इस तरह से व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि फर्दर वैश्वीकरण में, लिबरलाइजेशन में इसमें सहायता मिल पावे। और इसमें एक इम्पार्शल डिस्प्यूट सिस्टम को भी बनाने की भी व्यवस्था की गई, जो कि इम्पार्शल होगा और जिससे कि तेज़ी से जो डिस्प्यूट्स हैं उनका समाधान हो सके। इसी तरह से ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है, WTO का जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग होगा। ईच मेंबर के सभी मेंबर्स के बीच में सभी मेंबर्स ये गारंटी देंगे कि वो अपने देश में जो एक्सपोर्ट करते हैं वो उसके संदर्भ में जो निर्णय होंगे वो सभी देश मानेंगे, और अपने मार्केट को अन्य देशों के लिए हम खोलेंगे। तो उसके लिए जो नियमावली WTO के द्वारा बनाया जाएगा उसको हम मानेंगे, और न केवल एक्सपोर्ट के संदर्भ में नियमावली को मानेंगे, बल्कि इंपोर्ट के संदर्भ में भी हम नियमावलियों को मानेंगे। फिर फ्री ट्रेड की बात करते हैं। ये जो ट्रेड होगा वो वो तेज़ी से हो, प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज़ के आधार पर हो, और इससे कंपटीशन बढ़े। तो कंपटीशन बढ़ाने का अर्थ होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाया जाए और अच्छी वस्तुएं लोगों को प्राप्त हो सके, और लेकिन इसके लिए कोई पॉलिसी जो हो वो सबको सर्वमान्य हो और सबके लिए सबको पता होनी चाहिए। और आखिरी में जो इसकी ऑब्जेक्टिव है, एक्स्ट्रा प्रोविजंस फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में भी रखा गया।
अर्थात कि जो 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 LDC कंट्रीज हैं, जो बहुत गरीब कंट्रीज हैं, उनके लिए कुछ प्रोविजंस किए गए, उनको कुछ छूट इत्यादि दी गई। अब हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में, WTO के फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिंग द WTO ट्रेड एग्रीमेंट को हम लोग का जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसको लागू कराना इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो दूसरा कार्य ये है कि निगोशिएशन के लिए मेंबर कंट्रीज के भीतर जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके बीच में जो निगोशिएशंस कराना है उसके लिए भी एक फोरम प्रदान करना, जिससे मल्टीलेटरल ट्रेड रिलेशंस को बढ़ावा मिल सके। अनेक देशों के बीच में जो व्यापार का संबंध बनता है उसको बढ़ावा मिल सके। इसी तरह से एक फंक्शन ये भी है कि जो ऑब्जेक्टिव हम लोग का था कि सेटिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स को समाप्त करने के लिए उनके बीच में, मेंबर्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होंगे उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाना, कोई मैकेनिज्म तैयार करना भी इसका कार्य होगा। इसी तरह से ट्रेड पॉलिसीज जो डिफरेंट कंट्रीज़ की हैं उसको भी मॉनिटर करने का भी इसका एक कार्य रखा गया। मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज को भी देखने का कार्य इसको करना है। फिर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिनके पास ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रदान करना भी इसका एक कार्य होगा। और आखिर में हम लोग कह सकते हैं कोऑपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF एंड IBRD की बात हम लोग करते हैं, और उसमें भी कहा गया कि इन संस्थाओं का भी हमको सहयोग लेना है, जिससे कि ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में कायदे से एक अच्छी सहभागिता सबकी हो पावे, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी हम बना पाएँ। अब हम लोग WTO के जो प्रीवियस कॉन्फ्रेंसेस हैं उनका हम लोग को नाम जान लेना चाहिए। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई, वो सिंगापुर में हुई थी, 9 और 13 दिसंबर 1996 को हुई थी, और दूसरा जेनेवा में हुई थी 1998 में, तीसरा सिएटल में हुई 1999 में, और दोहा 2001 में, कानकुन जो का भी सितंबर में हुआ था 2003 में, और हांगकांग में 2005 में हुआ। जेनेवा में 2 बार और हुए, एक बार 2009 में और दूसरा 2011 में। फिर इसके बाद बाली में 2013 में, नैरोबी में 2015 में, ब्यूनस आयर्स में 2017 में हुआ, और अस्टाना में अभी 2020 में जून में होना बाकी है। तो इस तरह से हम लोग ने प्रीवियस कॉन्फ्रेंसेस की कुल संख्या 11 है, और 12वां भी जून 2020 में होना है, जिसके लिए अभी डेट्स अभी आई नहीं है। इस तरह से आप देखते हैं कि लगातार WTO ने केवल स्थापना ही नहीं की गई, बल्कि लगातार कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और उसमें अनेक निर्णय हुए हैं। अब जो निर्णय के संदर्भ बात करते हैं कि एग्रीमेंट अंडर WTO क्या क्या हुए, तो कुछ मुख्य निर्णयों के संदर्भ में बात करें कि गुड्स के संदर्भ में, वस्तुओं के आयात और निर्यात के संदर्भ में क्या निर्णय हुए थे और उसको क्या माना गया। तो लोअरिंग टैरिफ एंड रिमूविंग अदर ट्रेड बैरियर्स सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, एंड स्पेशली एक्सेप्टिंग नॉन डिस्क्रिमिनेशन एज ट्रेड रूल। तो ये कहा जा रहा था कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसमें कंट्रीज जो तटकर की राशि को घटाएंगे, जिससे कि वस्तुएं सस्ती हों और ट्रेड तेज़ी से बढ़ सके। ट्रेड बैरियर्स को हटाना भी एक दूसरा उपाय था या दूसरा निर्णय किया गया, और व्यापारिक राष्ट्रों के बीच में जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का एक ट्रेड रूल बनाने की भी बात की गई, सभी ने इसको एक्सेप्ट किया। अभी हाल में 2017 में एक डिसीजन जो आया वो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के संदर्भ में है। विद दिस एग्रीमेंट WTO मेंबर्स एम टू एक्सपेडाइट मूवमेंट, रिलीज एंड क्लियरेंसेस ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट। ये इसका अर्थ क्या हुआ कि WTO के जो मेंबर्स कंट्रीज ने ये कहा, सदस्यों ने कहा कि वस्तुओं के संदर्भ में जो मूवमेंट होता है, वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में मूवमेंट होता है, उनको रिलीज़ करने का, उनको आने जाने का, कब उसको
वस्तुओं को जाने दिया जाएगा और उसके लिए क्लियरेंस देने की एक समुचित व्यवस्था बनाई गई और जिसको 2017 से लागू करने की बात की गई। उसी तरह से सर्विसेज के संदर्भ में भी एक एग्रीमेंट हुआ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गैट्स के रूल्स बने, जिसमें कहा गया कि बैंक्स, इंश्योरेंस फर्म्स, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, टूर ऑपरेटर्स, होटल चेन्स एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज, इस सब के संदर्भ में बिजनेस रूल्स होंगे और जो बाहर जो व्यापार किया जाएगा उसमें सेम प्रिंसिपल लागू होगा जो अपने देश के संदर्भ में व्यापार के संदर्भ में होता है और साथ ही सर्विसेज के संदर्भ में होता है। और ये जो प्रिंसिपल्स होंगे वो व्यापार के संदर्भ में वैसे ही होंगे जैसे कि गुड्स के संदर्भ में ये नियमावली बनी थी। तो इस तरह से सर्विसेज के संदर्भ में भी आप देखते हैं कि एक एग्रीमेंट हुआ जिससे कि सर्विसेज में भी तेज़ी से सर्विसेज का भी व्यापार हो सके, के अंतर्गत भी व्यापार हो सके। तीसरा जो एक परिवर्तन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के संदर्भ में है। तो क्या कहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कि WTO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट कंटेन्स रूल्स फॉर ट्रेड इन आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी। तो ये जो रूल्स बने कि जो आपकी आइडिया बनती है, क्रिएटिविटी आप अनेक तरह से क्रिएटिविटी आपने ट्रेड के संदर्भ में बनाया, उसके संदर्भ में रूल्स बनाने का कार्य WTO ने किया जिससे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनी रहे। द रूल्स स्टेट्स टू हाउ कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, geographical names used to identify products, industrial designs and undisclosed information such as trade sectors, intellectual property should be protected when trade is involved। तो ये आप देख रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए के लिए व्यवस्था की गई, उसके लिए नियमावली बनाई गई। कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करना है, पेटेंट देना है, ट्रेडमार्क्स कैसे यूज़ करेंगे, जियोग्राफिकल नेम्स आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के संदर्भ में जो जियोग्राफिकल नेम्स आप यूज़ करते हैं उसके संदर्भ में क्या व्यवस्था होंगी, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संदर्भ में व्यवस्था की गई। इसी तरह से डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए भी एक विभिन्न जो गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में जो डिस्प्यूट होगा उसके लिए भी व्यवस्था की गई है और समय समय पर ये जो जजमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के सामने डिस्प्यूट्स को लाया जाता है और वो जजमेंट जो आएगा वो सबके लिए बाध्यकारी होता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अनेक WTO के विभिन्न ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, उनके फंक्शंस डिफरेंट रहे हैं और एग्रीमेंट उन्होंने अनेक बिंदुओं पर एग्रीमेंट भी किया है। ये कुछ बिंदुओं के संदर्भ में हमने बात की। अब हम लोग आखिरी पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, वो संबंधित है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को और WTO में क्या संबंध रहा है और ये ज़्यादा ये जो निगोशिएशन 10वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2015 में हुआ नैरोबी में उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में क्या कहा गया था, हम लोग उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन वहाँ पर ज़्यादा मिलती है। पहला तो कार्य किया गया कि और इंडिया के नेतृत्व में जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उन्होंने नैरोबी में एक परिणाम प्राप्त किया, एक निष्कर्ष प्राप्त किया कि इन ऑब्टेनिंग ए रीअफर्मेटिव मिनिस्ट्रियल डिसीजन ऑन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पसेज। तो आप फूड सिक्योरिटी के लिए पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स आप कर सकते हैं। ये एक निर्णय लिया गया, इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा होना संभव पाया। दूसरा है कि लार्ज ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वेयर सीकिंग फॉर लॉन्ग एंड स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के संदर्भ में SSM की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के संदर्भ में उनको अपने को बचाने के लिए स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म की आवश्यकता महसूस कर रहे थे और ये कहा गया कि
कि नैरोबी वाले में कहा गया कि आगे वाले 2017 के का जो कॉन्फ्रेंस होगा उसमें इस पर एक स्पेशल सेशन होगा। उसी तरह से और ये एक मामूली बात नहीं, क्योंकि बहुत से निगोशिएशंस जो होते हैं यदि टाइमली न कहा गया है तो वो शायद फिर आगे ना हो पाए, इसलिए इसको एक निर्णायक ये एक निर्णय था। इसी तरह से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडी के संदर्भ में भी बात हुई कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडीज को एलिमिनेट किया जाएगा, लेकिन इसके संदर्भ में ये भी कहा गया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को इसमें कुछ रियायतें भी दी जाएगी। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडी को हटाने के संदर्भ में डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ स्पेशल रियायत मिलेगी, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपने को तुरंत कमिटेड टू रिमूव एक्सपोर्ट सब्सिडी इमीडिएटली, उन्होंने तुरंत ही अपने को एक्सपोर्ट सब्सिडी को समाप्त करने की बात कही। तो अब आप देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ा एक निर्णय है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को ने अपने एक्सपोर्ट सब्सिडी जो दिया करते थे अपने फार्मर्स को, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये कहा गया कि आप इसको अभी बनाए रख सकते हैं, और स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के अंतर्गत ये बातें थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के भीतर में आप देख रहे हैं कि LDCs में तो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ कुछ समय के लिए रखी जा सकती थी, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं रखी जा सकती थी। इसी तरह से फूड सिक्योरिटीज़ के लिए पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की भी बात कही गई, और कुछ अन्य बातें और भी थी, जैसे कि कहा गया कि मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज़ जो होगा वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के संदर्भ में कहा गया, उसमें ये जो मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ दे रहे थे वो फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स दे रहे थे, वो व्यवस्था 2023 तक चलती रहेगी। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो सब्सिडी आप दे रहे थे वो 2023 तक चलती रहने की बात कही गई। इसी तरह से जेनरिक मेडिसिन के संदर्भ में भी कुछ व्यवस्थाएं रखी गई, और उसके कारण डेवलप्ड कंट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और आखिर में हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया ने अनेक LDCs की अनेक मांगों को समय पर उठाया है, और उसके प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर LDC सर्विसेज के संदर्भ में अनेक बातें उठाई हैं, और इंडिया ने खुद अपनी तरफ से कहा कि हम ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री हम चीज़ें LDCs को प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि WTO के बनने से रूल्स ट्रेडिंग की जो ट्रेड के संदर्भ में जो रूल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बन गए, और वो सर्वमान्य बने हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर पाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार को तेज़ी से बढ़ा पाना अब ज़्यादा संभव हो पाया है। धन्यवाद।